Hello everyone, you all are welcomed at EduEvoke Academy and I am your chemistry EduEvoke educator चेतना यादव। तो आइए आज हम बात करते हैं फिर से एक मजेदार एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक की विच इज 12th केमिस्ट्री चैप्टर 6 जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। तो इस चैप्टर में भी हम कुछ मजेदार टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे एक नॉन हेक्टिक वे में और इजीएस्ट हैक्स के साथ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी की विच इज मिनरल्स। तो एक्चुअली बेसिकली अगर हम बात करें मिनरल्स के बारे में तो मिनरल्स होते क्या हैं। जब भी अर्थ क्रस्ट से माइनिंग करके या माइनिंग प्रोसेस को यूज करके जो भी मेटल्स या केमिकल सब्सटेंसेस एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं या फिर ये बोल सकते हैं नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन अर्थ क्रस्ट ऑब्टेन बाय माइनिंग, उनको क्या बोलेंगे? मिनरल्स बोलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की। मिनरल्स जब दिमाग में आता है तो सबके दिमाग में एक अलग टर्म चलती रहती है। अच्छा ठीक है, मिनरल्स तो हो गया, देन व्हाट अबाउट ओर्स? तो ओर्स क्या होती है, ओर्स को भी बताएंगे। हमने कहा है कि हम बेसिक और विदाउट पैनिकिंग वे में इनको पढ़ेंगे। तो अब ओर्स की बात करें तो ओर्स क्या होती है, देखो जितने मिनरल्स हमने ऑब्टेन किए माइनिंग से अर्थ क्रस्ट में से, तो क्या सभी मिनरल्स ओर को प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या सभी मिनरल से हम ओर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं ना। देयर आर ओनली अ सर्टेन मिनरल्स जिनसे हम ओर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली जिनसे ओर को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो उन टर्म्स और कंडीशन को कुछ ही मिनरल्स फुलफिल करते हैं और जो मिनरल्स इन कंडीशन को फुलफिल करते हैं उन्हीं मिनरल्स को क्या बोला जाता है? और बोला जाता है। चलो ठीक है, अब हमने मिनरल्स देख लिया, हमने और देख ली। अब हम प्रोसेस की बात करते हैं। इतनी देर से हम यूज किए जा रहे हैं कि इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, इनको आइसोलेट करेंगे। तो वो जो एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन की प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है? उसको भी एक साइंटिफिक टर्म से डिनोट किया गया है या उसको भी एक साइंटिफिक टर्म से डिनोट करते हैं। वो क्या होती है? मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में हम क्या बोल सकते हैं? दैट the entire scientific and technological process used for isolation of metal from its ore। जब भी ore से conveniently, टेक्नोलॉजिकली या साइंटिफिकली इन सभी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करें तो उस कंप्लीट एंटायर प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मेटलर्जी। अब देखो जब मेटलर्जी प्रोसेस एग्जिबिट होगी या मेटलर्जी प्रोसेस प्रोसीड करेंगे तो ऐसा नहीं होता कि हमने बोला मेटलर्जी और इस तरफ हमारे पास प्योर मेटल आ गई। नहीं, देयर आर सर्टेन स्टेप्स विच आर इंक्लूडेड या विच आर कंपोज्ड इन द वर्ड मेटलर्जी। और वो स्टेप्स क्या होंगी? सबसे पहले स्टेप होती है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इस स्टेप में, इस पूरे मेथड में, इस पूरी प्रोसेस में हम जो भी हमने मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए अर्थ सरफेस से, ऑब्टेन किया अर्थ सरफेस से, उनको क्या किया जाता है? कंसंट्रेट किया जाता है बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल प्रोसेसेस, बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल टर्म्स। तो वो होती है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। हम इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे अभी अपने आने वाली वीडियोस में। द नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोलेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर। मेटल जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दी थी उस कंसंट्रेटेड ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन वो होती है अपनी सेकेंड स्टेप जो यहाँ मेटलर्जी में इन्वॉल्व होगी। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। देखो जो सेकेंड स्टेप में हमें मेटल मिली दे आर नॉट कंप्लीटली प्योरिफाइड मेटल्स। उनमें अभी भी कुछ इम्प्योरिटी या कुछ अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी अवेलेबल रहता है। तो हम थर्ड स्टेप फिर से लगा देते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना कंप्लीट लेआउट। हमें एक ऐसा ब्रीफ आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ये टर्म्स होती हैं, ये चीजें हमें इस चैप्टर में कवर अप करनी है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करने की तो अब ये दिमाग में आता है कि जो भी मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या वो मिनरल्स
प्योर मेटेलिक फॉर्म में रहते हैं, कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, या एलिमेंटल फॉर्म में रहते हैं? ऑब्वियस क्वेश्चन है, ये सबके दिमाग में आते हैं और नहीं आते तो आने चाहिए। तो देखो होता क्या है, अर्थ क्रस्ट में जब भी मेटल्स होती हैं तो वो एलिमेंटल फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है। तो वो कंबाइंड फॉर्म में जब प्रेजेंट रहेंगी तो मेटल्स क्या करती है, अपनी अबेंडेंसी के अकॉर्डिंग वेरी करती चली जाती है, वो डिफ्रेंशिएट करती चली जाती है। तो हम उनकी अबेंडेंसी के अकॉर्डिंग अब देखेंगे कि मेटल कैसे कैसे अकर करती है और किस किस प्रिंसिपल और के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करती हैं। जैसे अगर हम अबेंडेंसी की बात करें और एल्यूमिनियम को भूल जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एल्यूमिनियम के बारे में जब बात चलती है अबेंडेंसी के रिगार्डिंग, तो ये बोला जाता है दैट एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबेंडेंट मेटल, सबसे ज्यादा अबेंडेंट मेटल होती है। तो हम सबसे पहले एल्यूमिनियम की ही ओर की बात करते हैं। एल्यूमिनियम जिस और फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो होती है बॉक्साइट। फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है यहाँ आगे। अब सेकेंड बात करते हैं हम आयरन मेटल की। ये जनरली वो मेटल्स हैं जो हम डेली लाइफ में या अपने जो डेली रूटीन है उनमें यूज भी करते हैं। हम बियॉन्ड अपना टॉपिक ऐसा उसको इतना डेप्थ में नहीं कर रहे, हम जनरल मेटल और उनके जनरल ओर्स के बारे में या प्रिंसिपल ओर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखो आयरन जिन ओर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा वो होती है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड सिडराइट। हेमेटाइट की केमिकल कॉम्पोजिशन होती है Fe2O3, मैग्नेटाइट की केमिकल कॉम्पोजिशन होती है Fe3O4 एंड सिडराइट की केमिकल कॉम्पोजिशन होती है FeCO3। ठीक है, नेक्स्ट हम मेटल पे मूव करते हैं जिंक। तो जिंक भी कुछ प्रिंसिपल और फॉर्म में या और की कॉम्पोजिशनल फॉर्म में अवेलेबल रहता है, वो होती है जिंक ब्लेंड, कैलामाइन एंड जिंकाइट। जिंक ब्लेंड ZnS, कैलामाइन ZnCO3 एंड जिंकाइट इज ZnO। मैं आपको फुली रिकमेंड करती हूँ कि आप एक बार इन सभी ओर से या जो प्रिंसिपल और रहती है और इनके जो केमिकल फॉर्मूला रहते हैं इनसे एक बार जरूर गो थ्रू हो, इनको एक बार जरूर रीड करें। क्योंकि कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में या फिर समहाउ अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी जो ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें काफी बार इनके बारे में पूछ लिया जाता है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटाइट, और वहां पे आपको सिर्फ फॉर्मूला गिवन रहेगा। तो वहां आपको इतना पैनिक नहीं होना पड़ेगा कि अच्छा क्या मैग्नेटाइट होता है, हमें पता ही नहीं है। अभी तक हमने जितनी जनरल टर्म्स इसमें इन्वॉल्व होती थी उन जनरल टर्म्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम जो 3 स्टेप मेटलर्जी में इंक्लूड हो रहे थे उन 3 स्टेप्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो देखो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो आज हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में ही पढ़ेंगे कि एक्चुअली कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है, किन किन मेथड से हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर की डेफिनेशन के बारे में। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स लाइक सैंड, क्ले एक्सेट्रा फ्रॉम द ओर। ठीक है, और इन जो सैंड, क्ले, जो हमने अनवांटेड मटेरियल्स या पार्टिकल्स देखे, इनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। इनको क्या बोलते हैं, गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं। तो अब इसके बाद हम बार बार ये नहीं बोलेंगे अनवांटेड पार्टिकल्स, या हम उन पार्टिकल्स को एलैबोरेट नहीं करेंगे, हम उनके बारे में या उनसे रिलेटेड एक स्पेसिफाइड नाम दे देंगे उनका, गैंग पार्टिकल्स। तो देखो अभी तो हमने देखा कि एग्जैक्टली कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है कि हम जब गैंग पार्टिकल्स को अपने ओर से रिमूव करना शुरू कर दें तो उस प्रोसेस को कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोलेंगे। अब जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया जाता है वो भी कई सारे चीजों पे या कई सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे, वो डिपेंड करता है गैंग पार्टिकल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पे, इसके साथ ही वो डिपेंड करता है और पार्टिकल्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टी पे। अच्छा, और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि वो जो भी प्रोसेस हम करें वो लैब में फिजिबल हो, मतलब प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल हो। दूसरा क्या देखने की कोशिश करते हैं कि वो कन्वीनियंट हो, इकोनॉमिकली कन्वीनियंट हो, कि आसानी से करी जाए और उसमें इतना ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आए। ठीक है, तो कंसंट्रेशन में हम कई सारे स्टेप्स या कई सारे मेथड्स, स्टेप्स तो नहीं बोल सकते, कई सारे मेथड्स इन्वॉल्व करेंगे, कई सारे मेथड्स को पढ़ेंगे इनमें। तो वो मेथड्स डिपेंड करेंगे इन सब कंडीशंस पे जिनके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया, उन सभी कंडीशंस पे डिपेंड करते हुए पढ़ेंगे।
सबसे पहला मेथड जो हम यूज करते हैं वो होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, सबसे पहला मेथड जो यूज करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए वो होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग जो प्रोसेस होती है दैट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन ग्रेविटीज ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। देखो ग्रेविटीज में अगर डिफरेंस आ जाए, इट माइट बी पॉसिबल, ग्रेविटी में डिफरेंस हो सकता है गैंग पार्टिकल लाइटर हो, ऐसा भी हो सकता है और पार्टिकल लाइटर हो। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमने क्रस्ट ओर ली थी या फिर ओर का जो पाउडर्ड फोम ली थी हमने, उस पाउडर्ड फोम में हम वाटर फ्लो कराते हैं। उस पाउडर ओर को वॉश करने के लिए हम उसमें अपस्ट्रीम वाटर फ्लो कराते हैं। तो अपस्ट्रीम वाटर जैसे ही फॉल कराओगे तो जो लाइटर पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या हो जाएंगे, उस वाटर स्ट्रीम के साथ बाहर निकल जाते हैं, और जो हेवियर पार्टिकल्स रहेंगे वो क्या कर देते हैं, सेटल डाउन कर देते हैं। तो देखो अगर दोनों में से कोई एक भी बाहर हो जाए उस सोल्यूशन के, या फिर जो हमने पाउडर लिया था उससे बाहर हो जाए, तो ये बहुत ईजी हो जाता है गाइस उसको सेपरेट करना। ठीक है, तो हमने ये मेथड देख लिया, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक वॉशिंग। सेकेंड मेथड जो यूज करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। आई नो ये बहुत कॉमन टॉपिक है, मोस्ट ऑफ यू नो दिस वेरी वेल, सबको अच्छे से पता होगा। हम 8th क्लास में पढ़ते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, हम 9th क्लास में भी पढ़ते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। तो देखो अब उसके बारे में, मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी किसी ना किसी प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। और मैग्नेटिक सेपरेशन किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा, दैट दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर कंपोनेंट्स। जो ओर कंपोनेंट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है उसमें डिफरेंस पे ये बेस रहता है। तो देखो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है दैट आइदर गैंग पार्टिकल्स और ओर पार्टिकल्स, इनमें से कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा या मैग्नेटिक फील्ड के कारण अफेक्ट हो सकता हो, उसका उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन पॉसिबल है जो अभी हमने देखी, उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये पूरा सेटअप किया गया। तो देखो इस सेटअप में एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट्स, हम लेते हैं एक मैग्नेटिक रोलर, ठीक है, और उसमें लगी हुई होती है कन्वेयर बेल्ट। तो ये मैग्नेटिक रोलर, और इस ऊपर रोलर के ऊपर हमने डाला फाइनली ग्राउंडेड ओर, ठीक है, जो हमने और एक्सट्रैक्ट करी थी वो पाउडर्ड फॉर्म में वो और इसके ऊपर डाली जाती है। तो देखो जैसे ये मैग्नेटिक रोलर रोल करेगा तो ये और भी क्या जाती जाएगी, इसी तरफ मूव करती चली जाएगी, और जैसे ही यहाँ मूव करेगी तो इस कन्वेयर बेल्ट की वजह से हमने ये देखा कि पहले से 2 बीकर रखे हुए थे। एक बीकर नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स के लिए रखा हुआ था और एक बीकर रखा हुआ था मैग्नेटिक पार्टिकल्स के लिए। तो जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल थे वो जैसे ही रोटेट करेगा तो वो थ्रो होके या फ्लो करके किस में आके गिरेंगे, नॉन मैग्नेटिक वाले में। और यहाँ पे ये मैग्नेटिक रोलर के अरेंजमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स रहते हैं वो दूसरे कंटेनर में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो देखो हमारी प्रोसेस हो गई कंप्लीट, हम यही तो कर रहे थे, मैग्नेटिक पार्टिकल्स को और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स को सेपरेट करते थे, जो किन टर्म्स में प्रेजेंट थे, या तो और कंपोनेंट में या फिर गैंग पार्टिकल्स के फॉर्म में। मतलब इन दोनों में से कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज द्वारा या इनमें से किसी की भी कैपेबिलिटी हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अफेक्ट होने की, तो उससे हम ये कर सकते हैं प्रोसेस को इजीली सेपरेट। अब एक बात और भी ध्यान रखें कि जनरली जो आयरन ओर होती है उनको मैग्नेटिक सेपरेशन करके सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपने थर्ड प्रोसेस के बारे में, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। एंड लेट मी रिमाइंड यू दैट फ्रोथ फ्लोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो इस चैप्टर में आएंगी उनमें से ही फ्रोथ फ्लोटेशन भी एक है। तो देखो फ्रोथ फ्लोटेशन में होगा क्या, सबसे पहले हम इसके भी प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं कि फ्रोथ फ्लोटेशन किस प्रिंसिपल पे काम करता है या क्या इसके प्रिंसिपल्स होते हैं। तो प्रिंसिपल होता है फ्रोथ फ्लोटेशन का दैट दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द ओर पार्टिकल्स
are preferentially wetted by oil whereas gangue particles are wetted by water। देखो ये वेटिंग कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि दो पार्टिकल्स होंगे अपने पास, एक होता है ओर पार्टिकल्स और एक होते हैं गैंग पार्टिकल्स। तो जो ओर पार्टिकल्स होंगे उनको वेट किया जाता है ऑयल के द्वारा और जो गैंग पार्टिकल्स रहते हैं उनको वेट किया जाता है वाटर के द्वारा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यही प्रिंसिपल होता है। तो देखो एक्चुअली होगा क्या, हम कैसे इसका अरेंजमेंट करते हैं, कैसे इसको डिक्टेट करेंगे। हमने ले लिया कंटेनर, ठीक है, हमने ये कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर में हमने जो भी अपनी पाउडर्ड ओर थी, सबसे पहले हम उस पाउडर्ड ओर को वाटर में मिक्स करके एक सस्पेंशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उसको वाटर में मिक्स करेंगे और उससे एक सस्पेंशन फॉर्म किया जाता है। तो वो सस्पेंशन जो रहेगा उसको ऐड करते हैं, उसको पोर करते हैं इस कंटेनर में। ठीक है, ऊपर से ये एक पेडल, रोटेटिंग पेडल जो है वो इस पे अप्लाई किया जाता है या रोटेटिंग पेडल यहाँ पे फिक्स किया जाता है। इस रोटेटिंग पेडल का भी हम काम बताएंगे कि इसका क्या फंक्शन रहते हैं रोटेटिंग पेडल के, या क्या क्या इसके काम रहते हैं, कैसे फंक्शनलाइज होगा ये। तो देखो इस रोटेटिंग पेडल में जो मैंने ये सर्कल लगाए, ये सर्कल होल्स हैं, ये होल्स की तरह ज्यूम करेंगे इनको कि ये जो रोटेटिंग पेडल था, ये रोटेटिंग पेडल के जो सरफेस के बेस था, इसका जो तली थी उसमें ये होल्स हैं। ठीक है, अब सस्पेंशन हमने डाल दिया, रोटेटिंग पेडल हमने इसमें लगा दिया, लेकिन इसके साथ ही इसमें दो चीजें और भी ऐड की जाती है। पहली होती है कलेक्टर, ठीक है, पहली होती है कलेक्टर और सेकंड होती है स्टेबलाइजर। ये दो चीजें और ऐड करी जाती है। अब कलेक्टर जैसे कि हम पाइन ऑयल ले सकते हैं, हम पाइन ऑयल ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी जो ऑयली सब्सटेंस या जो ऑयल अपने पास अवेलेबल है हम उनको भी इनमें कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। फैटी एसिड ले सकते हैं पाइन ऑयल के साथ, या पाइन ऑयल के बजाय फैटी एसिड भी हम ले सकते हैं। स्टेबलाइजर में लिए जाते हैं या तो क्रिसोल ले ले या एनिलीन ले ले एटसेट्रा, इनमें ये लिए जा सकते हैं। तो देखो अब मैं बताती हूँ कि ये स्टेबलाइजर और कलेक्टर जो हमने लिए इनका काम क्या रहेगा। तो जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस नाम जो इसका है, इसमें ही अपना मोस्ट ऑफ द पार्ट क्लियर हो जाता है कि इसमें फ्रोथ का मतलब क्या होता है, झाग, फ्रोथ फॉर्म होंगे, और फ्लोटेशन का मतलब क्या होता है, फ्लोट करना, तैरना सरफेस पे। तो वो फ्रोथ जो बनेंगे वो फ्लोट करेंगे। तो ठीक है, देखो कलेक्टर का काम रहता है वेटिंग कैपेबिलिटी को इनहेंस करने का। जो हमने यहाँ वेटिंग कैपेबिलिटी देखी, फ्रोथ का, कलेक्टर का काम रहता है और पार्टिकल या गैंग पार्टिकल की वेटिंग कैपेबिलिटी को इनहेंस करने का। और मैंने बताया हम क्या ले सकते हैं उसमें, हम आइदर पाइन ऑयल ले सकते हैं, ज़ैंथेट्स ले सकते हैं, हम फैटी एसिड ले सकते हैं, ये सब्सटेंसेस हम इनके तौर पे ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेबलाइजर की। पूरी प्रोसेस भी बताऊंगी, बट ये जो टर्म्स मैंने ली पहले इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। तो देखो स्टेबलाइजर का काम क्या रहेगा, जो फ्रोथ फॉर्म होते हैं, तो झाग जो बनेंगे उन झाग की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। तो उन फ्रोथ की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए या इनहेंस करने के लिए हम क्या डालते हैं, स्टेबलाइजर डालते हैं, उनको स्टेबल करने के लिए। और स्टेबलाइजर के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, हम क्रिसोल ले सकते हैं, हम एनिलीन ले सकते हैं, इनके अलावा भी कई कंपाउंड होते हैं, बट जनरली ये लिए जाते हैं। तो देखो अब आगे होगा क्या, आगे की प्रोसेस कैसे कंटिन्यू होगी। हमने सस्पेंशन डाल दिया इस कंटेनर में, सस्पेंशन डालने के बाद हम रोटेटिंग पेडल को एजिटेट करेंगे इस सस्पेंशन के सरफेस पे। जैसे ही सस्पेंशन के सरफेस पे रोटेटिंग पेडल को एजिटेट किया जाता है तो इसमें फ्रोथ फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, क्या होगा, फ्रोथ फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, झाग बनने शुरू हो जाते हैं। जिस झाग को हमने दिखाया है ब्लू, ये सर्कल से शो कर रहे हैं, ये क्या है, अपने फ्रोथ हैं। तो देखो जैसे ही फ्रोथ फॉर्म होंगे तो जो भी पार्टिकल्स ऑयल से डिप किए गए थे या ऑयल से वेट किए गए थे वो फ्रोथ के साथ साथ इसके सरफेस पे आ जाते हैं, और दूसरे जो पार्टिकल बच गए वो इसके सरफेस के नीचे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, इसके सरफेस के नीचे इकट्ठे हो जाएंगे।
तो अब देखो जैसे ही फ्रोथ के साथ वो ऊपर आ गए, एक पार्टिकल फ्रोथ के साथ ऊपर आ गया, दूसरा नीचे रह गया, तो ये अपना सेपरेशन ही तो हो गया, हम सेपरेट ही तो कर रहे थे, हमने गैंग पार्टिकल्स को सेपरेट कर दिया, यही थी प्रोसेस, तो हमने वो कर दिया। अब देखो होता, अब दिमाग में क्या है कि अच्छा इसको किस किस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हमने मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए देखा था कि मैग्नेटिक सेपरेशन को हम जनरली आयरन ओर के लिए यूज करते हैं, तो कुछ टर्म्स इनके लिए भी होती हैं, तो इनको यूज किया जाता है सल्फाइड ओर्स के लिए। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर जनरली कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर के कंसंट्रेशन के लिए हम इस मेथड को यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट टर्म, अब इस मेथड की क्या खास बात होती है, क्या इसमें अच्छी क्वालिटी होती है कि हम इस मेथड के द्वारा एक से ज्यादा सल्फाइड ओर को भी सेपरेट कर सकते हैं, उनको भी सेपरेट किया, कंसंट्रेट किया जा सकता है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमें और दे दी जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड, ये और हमें दे दी, तो इनको भी कंसंट्रेट किया जा सकता है, लेकिन इनको कंसंट्रेट करने के लिए हमें एक सब्सटेंस और ऐड करना पड़ता है। यहाँ इस केस में हम जो सब्सटेंस ऐड करेंगे वो क्या है, NaCN, सोडियम साइनाइड। और सोडियम साइनाइड यहाँ डिप्रेसेंट का काम करता है, ठीक है। सोडियम साइनाइड यहाँ किसका काम करेगा, डिप्रेसेंट का काम करेगा। अब डिप्रेसेंट का काम क्या रहता है कि हमने एक से ज्यादा सल्फाइड और ले ली, तो इनमें जो इनका वेटिंग प्रोपोर्शन था, जो ऑयल और वाटर से इनको वेट कर रहे थे, तो इस वेटिंग प्रोपोर्शन को मेंटेन करेंगे बाय एडिंग डिप्रेसेंट, और वो डिप्रेसेंट हम क्या लेंगे, सोडियम साइनाइड। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। हम किन के लिए यूज करते हैं, क्या प्रोसेस रहती है, क्या इसका प्रिंसिपल रहता है, किस प्रोसेस के थ्रू ये एक्टिवेट होगा, क्या क्या टर्म्स इनमें यूज होंगी, और दूसरा इसमें लास्टली ये था कि इसमें डिप्रेसेंट ऐड किया जाता है, जिससे हम एक से ज्यादा सल्फाइड ओर को भी कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो इस डिप्रेसेंट का काम रहता है कि ये जो ऑयल और वाटर का जो प्रोपोर्शन था उसको बैलेंस करता है, या एक तरीके से ये कह दें उसको मैनेज करता है। ठीक है, अब देखो जैसे ही डिप्रेसेंट ऐड किया, तो ये डिप्रेसेंट का काम होगा कि ये जिंक को तो प्रिवेंट करता है फोम बनाने के लिए, ये उसको प्रिवेंट करेगा फ्रोथ फॉर्म करने के लिए, उसको रोक देगा, और जबकि लेड सल्फाइड को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा फ्रोथ फॉर्म करने के लिए। तो देखो किसी एक को सपोर्ट कर रहा है, किसी एक को नहीं सपोर्ट कर रहा, तो हमें तो यही चाहिए, हमें तो सेपरेशन करना है, तो सेपरेशन यहाँ से क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ये हो गई अपनी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो देखो गाइस, फ्रोथ फ्लोटेशन जो प्रोसेस थी उससे रिलेटेड एक स्टोरी भी है कि ये फ्रोथ फ्लोटेशन आई कहाँ से। इसको वॉशर वुमेन भी बोला जाता है, वॉशर वुमेन स्टोरी भी बोला जाता है कि इनोवेटिव वॉशर वुमेन। देखो होता क्या था, काफी टाइम पहले एक वॉशर वुमेन होती थी जो कपड़े वॉश करने का काम करती थी, तो उसके पास जो कपड़े वॉश होने के लिए आते थे वो कुछ वर्कर्स के भी कपड़े आते थे, जो मजदूर वगैरह थे, जो माइंस वगैरह में काम करते थे, उनके कपड़े भी उसके पास वॉश होने के लिए आते थे। तो एक दिन वॉशर वुमेन ने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही वो उन कपड़ों को, जो भी क्लींजिंग उनका एजेंट था उसमें डिप करती थी, तो जो फ्रोथ फॉर्म होते थे, जो भी ऑयल वगैरह था, वो ऑयल वगैरह तो सब सेपरेट हो ही जाता था, वो उसके सरफेस पे आ ही जाता था, और जो डस्ट, सैंड, क्ले, जो ऐसे पार्टिकल्स थे वो सरफेस के बेस में जम जाते थे, वो अलग सेपरेट हो जाते थे। तो उसने जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन अपनी शुरू की, वो जैसे जैसे कंटिन्यूसली वो कई दिन तक देखती रही थी, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फ्रोथ फॉर्म होता था उसमें कुछ मेटल के पार्टिकल्स भी आने लग गए थे। ठीक है, उसमें कुछ मेटल, जैसे कॉपर, वो जो वर्कर्स काम करते थे वो कॉपर माइंस में काम करते थे, तो उसने देखा कि वो कॉपर के जो पार्टिकल थे वो भी फ्रोथ के साथ आने लगे। तो उसने इस अपनी ऑब्जर्वेशन को एक केमिस्ट के साथ, एक साइंटिस्ट के साथ शेयर किया, जो भी उसकी क्लाइंट थी, वो साइंटिस्ट के भी कपड़े धोती थी। तो उन साइंटिस्ट ने फिर उसको और अच्छे से एलेबोरेट किया, उन्होंने इसके और डिटेल डिस्कशन किया, इस पे स्टडी की, रिसर्च की, तो ये देखा
कि ये सब चीजें बहुत कन्वीनियंटली हो गई कि जो वॉशर वोमेन थी उसके पास कोई ऐसा महंगा एपरेटस नहीं था, कोई ऐसे महंगे केमिकल्स नहीं थे, वो सिंपल अपना जो नॉर्मल प्रोसेस था, डिटर्जेंट वगैरह था, वाटर वगैरह था, उनसे सेपरेट कर रही थी। और जो ऑयल वगैरह उनके माइंस वगैरह के वर्कर्स के क्लोथ्स में आते थे, उन ऑयल को अरेंज करना भी इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इतना टफ नहीं है, हम ऑयल्स को भी इजीली अरेंज कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस को, इस ऑब्जर्वेशन को एक प्रोसेस के तहत यूज किया, एक प्रोसेस की तरह यूज किया, जो अब हमारे सामने है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो गाइस हम ये बोल सकते हैं दैट फ्रोथ फ्लोटेशन इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन ऑफ अ वॉशर वुमन। और या फिर ये भी है कि साइंस भी क्या होती है, एक ऑब्जर्वेशन ही होती है, साइंस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। तो वो देखो कहाँ वो ऑब्जर्वेशन हुई, कहाँ उन्होंने बताया उनको, और ये पूरी प्रोसेस तैयार हो गई, जिससे हम कन्वीनियंटली मेटल जो और है उनको क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया अपना फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। हमने फ्रोथ फ्लोटेशन देख लिया, हाइड्रोलिक वॉशिंग देख ली, मैग्नेटिक सेपरेशन देख लिया। अब हम बात करते हैं फोर्थ एंड लास्ट मेथड विच इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और ये होता है लीचिंग। तो जैसा कि हम बाकी सभी मेथड में करते आए थे, हम इसमें भी वैसे ही करेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि ये किस प्रिंसिपल पे ये प्रोसेस बेस्ड है। तो देखो लीचिंग के प्रिंसिपल की अगर बात की जाए कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट और इज सोल्यूबल इन सम सुटेबल सॉल्वेंट। जो और हम यूज करेंगे या जिस और को कंसंट्रेट करेंगे, दैट विल सोल्यूबल इन सम सुटेबल सॉल्वेंट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द लीचिंग प्रोसेस। ओके, अब देखो लीचिंग जो प्रोसेस होगी वो जनरली यूज की जाती है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। और भी कई मेटल्स के लिए यूज करते हैं, मैंने वर्ड यूज किया है जनरली, दैट मीन्स ये समहाउ एल्यूमिनियम के लिए भी यूज करी जाएगी। अब एल्यूमिनियम की जो मोस्ट कॉमन या प्रिंसिपल और होती है वो होती है बॉक्साइट। ठीक है, तो हम बॉक्साइट से क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को कंसंट्रेट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होगी वो 3 स्टेप में एग्जिस्ट करती है। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड द थर्ड स्टेप। इन फर्स्ट स्टेप हमने जो प्रिंसिपल पढ़ा था हम उसी के अकॉर्डिंग्स में चलेंगे। हम अपने प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि प्रिंसिपल तो यूज करना है। उस प्रिंसिपल के साथ साथ हम अपने स्टेप्स को एलोबरेट करते चलते हैं। तो देखो सबसे पहली स्टेप में हमने जो बॉक्साइट था हम उसको किसी सोल्यूशन में या किसी सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। एंड द सुटेबल सॉल्वेंट विच इज यूज्ड हियर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हम इसको डिसॉल्व करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में, एंड आफ्टर डिसोल्यूशन इट विल फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेम्ड सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड आफ्टर द डाइल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एट 473 to 523 Kelvin temperature and 35 to 36 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस कंडीशन पर हम इसमें ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब आते हैं हम सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप में जो सोडियम एल्यूमिनेट कॉम्प्लेक्स अपना फॉर्म हुआ था, इस कॉम्प्लेक्स को किया जाएगा, इस कंपाउंड को किया जाएगा न्यूट्रल बाय एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन हाइड्रेटेड फॉर्म will get precipitated, and this is our aluminium oxide in hydrated form. This is our second step, leaving impurities behind. ये impurities को क्या कर देगा, exaggerate कर देगा। अब करते हैं थर्ड स्टेप की बात, एंड द लास्ट स्टेप। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रेजेंट है अभी, प्रेसिपिटेट हुआ, that is not pure aluminium oxide. It still have some impurities like सोडियम सिलिकेट एंड एक्सेट्रा। तो मेजरली इसमें अभी सोडियम सिलिकेट प्रेजेंट है। तो इस सोडियम सिलिकेट को रिमूव करने के लिए जो हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रिपेयर किए थे हाइड्रेटेड फॉर्म में, इसको किया जाता है एट 1473 केल्विन टेम्परेचर पे ड्राई। जैसे ही इसको ड्राई एंड हीट करेंगे, फिल्टर करेंगे, तो हमें मिल जाता है प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, दिस इज आवर प्योर
एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो इस प्रोसेस से मिलेगा। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि इस प्रोसेस में जो हमने एग्जाम्पल देखा, इसमें हमने एल्यूमिनियम को लीच किया फ्रॉम बॉक्साइट ओर, या फिर फ्रॉम इट्स ओर में भी कौन सी ओर ली हमने, बॉक्साइट ओर ली। तो ये है लीचिंग के प्रोसेस। और जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, लीचिंग इज नॉट ओनली यूज्ड इन केस ऑफ एल्यूमिनियम। ये सिर्फ एल्यूमिनियम में ही नहीं, ये गोल्ड में भी यूज की जा सकती है, ये सिल्वर में भी यूज की जा सकती है। हम इन दोनों में भी इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सुटेबल सॉल्वेंट यूज किया जाएगा वो होगा या तो सोडियम साइनाइड या फिर हम लेंगे पोटेशियम साइनाइड। तो देखो सुटेबल सॉल्वेंट का डिफरेंस आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल यही बोलता है, प्रिंसिपल जो बोलेगा वो बात माननी पड़ेगी। तो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सभी ओर के लिए कोई ना कोई सुटेबल सॉल्वेंट होगा। तो हमने एल्यूमिनियम था तो हमारा सुटेबल सॉल्वेंट था सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम गोल्ड के और सिल्वर की बात करेंगे तो यहाँ पे सुटेबल सॉल्वेंट क्या होगा, या तो सोडियम साइनाइड या फिर पोटेशियम साइनाइड। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। और हमने कंप्लीट किया है अपना फर्स्ट स्टेप जो मेटलर्जी में इन्वॉल्व था। फर्स्ट स्टेप मेटलर्जी में जो इन्वॉल्व था वो क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। हमने 4 मेथड पढ़े, मैग्नेटिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रॉग फ्लोटेशन एंड द लास्ट वन इज लीचिंग। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम सेकेंड स्टेप, जिसमें हम क्या करते थे, कंसंट्रेटेड ओर से मेटल को आइसोलेट करते थे।